आज की वीडियो में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बहुत सारे डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। और हाँ, हम लोग इसी वीडियो के अंदर सेल डिवीज़न क्या होता है, मतलब सेल डिवीज़न के 3 पार्ट होते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, सब कुछ पता चलेगा। आज आपको ये भी पता चल जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस वगैरह वगैरह, ऑल अबाउट। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा आपको अगर ये सब कुछ समझना है। मुझे लगता है शायद इसको पढ़ने के बाद में आपको और जानने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर डिफेंस के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप नीट के लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको, शायद मैं खुद ही कहती हूँ कि आपको किसी और चैनल के ऊपर विज़िट करना चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्द मैं नीट के लेवल का भी आपको पढ़ाऊँगी। जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं खुद बता दूँगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी खुद की भी प्रिपरेशन चल रही है इसीलिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारी वीडियो। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब मैं देखो जल्दी जल्दी कराऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने सारा पढ़ा दिया है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबको पता है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे जो प्लांट सेल की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। और ये क्या होता है? स्मॉलर इन साइज। ठीक है, जो एनिमल सेल होती है वो थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। तो स्मॉलर इन साइज हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट होता है कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड मैंने बताया था ना, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन एनिमल सेल के अंदर तो कोई प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्लास्टिड होते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। बहुत लाइसोसोम्स आर रेयरर, ठीक है, मतलब बहुत ही कम लाइसोसोम्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर, मतलब हमारी सेल के अंदर बहुत भर भर के लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, लाइसोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो कभी होते हैं कभी नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर हमेशा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल होती है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होती है वो क्या होती है? हेट्रोट्रोप्स होती है। क्या होती है? हेट्रोट्रोप्स होती है। हेट्रोट्रोप्स को हिंदी में बोलते हैं परपोषी। मतलब हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना खाना लेने के लिए। कभी आपने प्लांट्स को देखा है कि वो अपनी सब्जी मार्केट से खरीदने जाते हैं? नहीं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी सब्जी मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो वैक्यूल्स होते हैं ना, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, ठीक है। वैक्यूल्स आर लार्जर। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। और लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल्स की साइज क्या होती है? वैक्यूल्स आर स्मॉलर, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल होता है ना वो जगह बहुत ज़्यादा घेर लेता है, इसलिए उस न्यूक्लियस को बीच में रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। और वहीं पे एनिमल सेल के अंदर अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो वो बीच में ही होता है, क्योंकि वैक्यूल्स की साइज़ छोटी होती है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में क्यों होता है, तो उसका यही रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट सेल के अंदर सेवन्थ पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट क्या होता है कि जो प्लांट सेल का जो रिजर्व फूड होता है ना, रिजर्व फूड का मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग जिस दिन धूप नहीं आई तो उस दिन प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो उस दिन वो क्या करते हैं? वो उन पहले से अपना फूड बचा के रखते हैं, ठीक है।
उस जो पहले से बचा के फूड रखा है ना, उस फूड को हम लोग बोलते हैं क्या, रिजर्व फूड। ठीक है, तो प्लांट्स का रिजर्व फूड क्या होता है, प्लांट्स का रिजर्व फूड होता है स्टार्च। ठीक है, और ये स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर होता है। लेकिन वहीं पे ही अगर आप एनिमल सेल का, हमारा अगर जो रिजर्व फूड होता है तो वो क्या होता है, रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है हमारा रिजर्व फूड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ग्लाइकोजन लीवर के अंदर, यकृत के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे जिगर के अंदर प्रेजेंट होता है ये ग्लाइकोजन। फिर जब हमें, जिस दिन हम लोग फास्ट रखते हैं तो फिर वो, उस दिन हम लोग खाना नहीं खाते तो ऐसे थोड़ा मर जाते हैं, नहीं ना, क्योंकि वो ग्लाइकोजन होता है, वो लीवर ग्लूकोज की फॉर्म में बाहर निकालता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट है जो जो प्लांट सेल होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरल होता है। अभी देखो वही पॉइंट आ गया, न्यूक्लियस इज पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब होता है साइड में होता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप हमारे अंदर देखते हो तो न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन सेंटर, न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन सेंटर। आगे समझ में, ये देखो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल मतलब साइड में होता है, लेकिन हमारे अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, हमारे एनिमल सेल्स के बीच में। ठीक है ना, आगे समझ में। नेक्स्ट क्या होता है, मैंने जब गोल्गी बॉडीज पढ़ाया था तब पढ़ाया था ये वाला डिफरेंस आपको, कि जो प्लांट सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। वहीं पे ही जो एनिमल सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या तो गोल्गी बॉडी बोलेंगे, है ना, या फिर उसको हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, लिपोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी का एक और भी तो नाम था ना, क्या था, ट्रैफिक पुलिस। क्या था, ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होते हैं, प्लांट सेल के अंदर माइक्रो बॉडीज होती हैं और उन माइक्रो बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, स्फेरोसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स। स्फेरोसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इनकी यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर बात करें तो ये स्फेरोसोम्स और ग्लाइकोसोम्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सॉरी ये यहाँ पे, ये मैंने गलत नंबरिंग लिख दी क्या, यहाँ पे 9 आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट 11th डिफरेंस क्या है, कि जो प्लांट सेल की जो साइज होती है ना, प्लांट सेल की जो साइज और शेप होती है वो फिक्स रहती है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइज एंड शेप इज फिक्स्ड, है ना। मतलब जो साइज और शेप बनी रखी है ना, वही एंड तक बनी रहेगी। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर साइज और शेप फिक्स नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नॉट फिक्स्ड। आप सेंटेंस बना के लिख लेना, ठीक है, मैं अभी जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ इसीलिए। नेक्स्ट 12th पॉइंट क्या है, 12th पॉइंट क्या है, जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। और लेकिन यहाँ पे अगर एनिमल सेल के अंदर देखोगे तो सेंट्रोसोम्स भी मिलेंगे आपको और सेंट्रियोल्स भी मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट। प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट, माइनस एंटी का मतलब एब्सेंट। ठीक है, तो ये आप इसका क्या ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे ले लिया होगा। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में इतने सारे डिफरेंस देखे हैं कभी,
कोई नहीं, आज देख लो। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग सेल डिवीज़न। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग ओह, मेरा कैमरा हिल गया। एक मिनट, मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। हो गया सही। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका, कोशिका विभाजन। ठीक है, अब हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल मिलके दो सेल बना लेती है। ये एक ही सेल थी लेकिन इस एक सेल ने ही दो सेल्स बना दी। तो जो पुरानी वाली सेल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, है ना, पेरेंट सेल बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे ओल्ड सेल, या फिर इसको बोलेंगे ओल्ड सेल। लेकिन इसी पेरेंट सेल ने क्या किया, इसी पेरेंट सेल ने अपने आप को डिवाइड किया और एक सेल ये बना ली, एक सेल ये बना ली, और ये जो दोनों सेल है वो हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो गई? न्यू सेल्स हो गई। इन न्यू सेल्स को नाम दिया गया है डॉटर सेल्स। क्या नाम दिया गया है? डॉटर सेल्स, या फिर इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं न्यू सेल। ठीक है, इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं न्यू सेल। आगे समझ में? तो ये होता है सेल का मतलब। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन सेल, व्हेन सेल डिवाइड, डिवाइड दे मेक न्यू सेल्स, दे मेक न्यू सेल। ठीक है, आगे समझ में? तो ये क्या होता है? यही होता है सेल डिवीज़न। और जो यही सेल डिवीज़न है ये तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। और वो तीन टाइप कौन कौन से होते हैं वो पढ़ने हैं अब हमें। ठीक है, वो तीन टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है क्या? एमाइटोसिस। क्या होता है? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ठीक है, एमाइटोसिस एक ऐसा ऐसा सेल डिवीजन होता है जहाँ पे कोई सेल डिवाइड ही नहीं कर पाती। तो इसका मतलब हुआ, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो एमाइटोसिस होता है उसके अंदर कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता है, नो सेल डिवीज़न। ठीक है, जैसे कि क्या होता है? अमीबा। अमीबा आपने देखा होगा ना, अमीबा ऐसा होता है। अब चाहे मैं इसको सेल बोलूँ या फिर इसकी बॉडी बोलूँ या फिर इसका एक ऑर्गन बोलूँ, है ना, ये आगे ना ही तो डिवाइड होगा, बस ये मर जाएगा। तो हम लोग बैक्टीरिया के अंदर यही होता है। ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो क्रोमोजोमल डिवीज़न। यहाँ पे क्रोमोजोम्स भी डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, नो क्रोमोजोमल डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख सकती हूँ क्या? बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एमाइटोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, एमाइटोसिस डिवीज़न होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है माइटोसिस। और माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। ये मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, टेंशन मत करो। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस, और इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। नाम से ही पता चल रहा है पूरा अधूरा, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेल डिवीज़न होता है वो तीन टाइप का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस बोले तो असूत्री विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जो एमाइटोसिस होता है उसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है, ना ही उसके अंदर क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिफरेंस देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ माइटोसिस और इधर की तरफ लिख देती हूँ मियोसिस। ठीक है, और बीच में खींच देती हूँ लाइन ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस। शुरू करें? शुरू करते हैं। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है क्या? इक्वल क्रोमोसोमल डिवीज़न, इक्वल क्रोमोसोमल डिवीज़न।
ठीक है। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन, मतलब जितने क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए हैं, है ना, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, कितने क्रोमोसोम है, ये 4 क्रोमोसोम है ना। जब ये 4 क्रोमोसोम बनेंगे तो इस तरीके से डिवाइड होंगे ना, तो यहाँ पे एक ऐसे डिवाइड होगा और एक ऐसे डिवाइड होगा। तो इस वाले बॉक्स में कितने होंगे, इस वाले बॉक्स में भी 4 होंगे और इस वाले बॉक्स में भी 4 होंगे, मतलब ऊपर जितने थे उतने ही नीचे आए हैं, तो इक्वल इक्वल आए हैं ये, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन। ठीक है। और ये डिवीजन होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल, क्या होता है, नंबर ऑफ डॉटर सेल। लेकिन जो वहीं पे जो मियोसिस होता है, उस मियोसिस के अंदर क्या होता है, हाफ क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, हाफ क्रोमोसोमल डिवीजन होता है। इस हाफ क्रोमोसोमल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स थे, नीचे ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गए और दोनों में 4 4 ही गए, मतलब इक्वल इक्वल गए, जितने ऊपर थे उतने ही नीचे आए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन। लेकिन जो मियोसिस है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 क्रोमोसोम है। पहली बात तो ये क्या होगा, ये 4 4 के अंदर डिवाइड होता है, 4n बनाता है ये, ठीक है ना, 4 डॉटर सेल्स बनाता है। जो माइटोसिस होता है वो क्या होता है, 2n होता है, लेकिन जो मियोसिस होता है वो क्या होता है, 4n होता है। इसका मतलब जो माइटोसिस होता है वो क्या बनाता है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है, और जो मियोसिस होता है वो 4 डॉटर सेल्स बनाता है। आगे समझ में, 4 डॉटर सेल्स का मतलब क्या होता है, ऊपर 4 हैं, तो जो ऊपर 4 हैं, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जितने भी सेल्स डिवाइड हुई हैं इस तरीके से 4 सेल्स बनी है ना, हर एक के अंदर 2 2 होंगे, हर एक के अंदर 2 2 होंगे। जितने ऊपर होंगे उनके हाफ इन बॉक्सेस के अंदर होंगे, इन सेल्स के अंदर होंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 4n, 4 डॉटर सेल्स। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो ऊपर 4 हैं, तो 4 के हाफ कितने होते हैं, 4 के हाफ होते हैं 2, तो 2 2 डिवाइड होंगे सब में। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको बोला है हाफ क्रोमोसोमल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस डिवीजन होता है, इसको किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, तो इट डिस्कवर्ड बाय फ्लैमिंग, फ्लैमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न को सबसे पहले फ्लैमिंग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और वहीं पे जो मियोसिस है, मियोसिस को किसने डिस्कवर किया था, इट डिस्कवर्ड बाय इट डिस्कवर्ड बाय हर्ट विंग, हर्ट विंग, हर्ट विंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, किसको, मियोसिस को। एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। माइटोसिस को डिस्कवर किया फ्लैमिंग ने, मियोसिस को डिस्कवर किया हर्टविंग ने। और भी इसके हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे क्या था, इधर था माइटोसिस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब भूल जाओगे वरना, माइटोसिस, और यहाँ पे क्या है, मियोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिकल सेल डिवीजन, आइडेंटिकल सेल डिवीजन। इसको आइडेंटिकल सेल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया है, पीछे मैंने ये पढ़ाया है कि जितने ऊपर थे उतने ही नीचे है, मतलब सेम सेम आए तो आइडेंटिकल हो गए ना। और ये क्या होता है, ये नॉन आइडेंटिकल होता है ना, मतलब ऊपर जितने थे उतने नहीं आए, उसके हाफ आए हैं, तो ये क्या हो गया, उससे मैच नहीं हो रहा है ना, मेल नहीं खा रहा उससे। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ये किसके अंदर होता है, ऑटोसोम्स के अंदर होता है ना। दिस डिवीजन अकर इन ऑटोसोम्स, किसके अंदर होता है, ऑटोसोम्स के अंदर होता है।
लेकिन वहीं पे जो मियोसिस होता है ना, वो कहाँ पे होता है? एलोसोम्स के अंदर होता है। एलोसोम्स ही डिवाइड करते हैं हमारा सेक्स, कि होने वाला बच्चा बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, है ना। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो किसके अंदर होता है? हमारी सोमैटिक सेल, सॉरी, हमारे गैमिट सेल के अंदर होता है। गैमिट सेल के अंदर होता है। गैमिट सेल बोले तो प्रजनन कोशिका। प्रजनन कोशिका, हमारे प्रजनन कोशिका में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। लेकिन जो माइटोसिस होता है वो हमारे कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल के अंदर होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल बोले तो कायिका कोशिका। कायिका कोशिका। ठीक है, आगे समझ में। जो हमारी गैमिट सेल्स होती हैं, गैमिट सेल्स कौन कौन सी होती हैं? स्पर्म्स और ओवा, ये दो ही तो होती हैं। मेल के अंदर स्पर्म्स होती हैं और फीमेल के अंदर ओवा होते हैं। तो उनके अंदर जो होने वाला डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, और जो हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन हमेशा ऑटोसोम्स के अंदर होता है, और जो मियोसिस होता है वो एलोसोम्स के अंदर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको क्या बोलेगा? आपको जैसे कि एक ये होता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। जो एक स्पर्म होता है ना, वो 4 नए स्पर्म्स बना सकता है। ठीक है, एक स्पर्म 4 नए स्पर्म्स बना सकता है। वो कैसे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार तो। 1 स्पर्म फॉर्म्ड 4 स्पर्म्स। ठीक है, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था ना कि जो एक सेल होती है वो 4 पार्ट के अंदर इस तरीके से डिवाइड करती है ना। तो एक सेल क्या है? यहाँ पे स्पर्म है। एक स्पर्म ने डिवाइड हुआ, ऐसे डिवाइड होके उसने 4 नए स्पर्म्स बना दिए। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर 250 स्पर्म्स हैं तो वो कितने वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, 250 अगर स्पर्म्स हैं तो वो कितने स्पर्म्स बना पाएंगे, है ना। तो 250 को 4 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा शायद 1000 आएगा, सॉरी 1000 आएगा शायद, आप देख लेना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल देंगे कि 1000 स्पर्म है तो कितनी स्पर्म सेल्स ने डिवाइड किया होगा? तो 250, मतलब 250, राइट ना। पहले मैं 250 और 150 में बहुत कंफ्यूज होती थी। वो जो होता है ना, कितने वो क्लॉक के अंदर टाइम होता है, 1:30 और 2:30, इसमें भी मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। फिर मैंने एक दिन आराम से बैठ के इन चीज़ों को मतलब समझा, तब मुझे अब नहीं होती मैं। ठीक है, वरना पहले मुझे हर कोई इसमें पागल बना देता था, लेकिन अब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। इतनी देर तो हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ा था, लेकिन मियोसिस तो सिर्फ इतना ही रह जाता है और माइटोसिस आगे और डिवाइड होता है। मतलब माइटोसिस की कुछ कुछ स्टेज होती हैं, ठीक है ना, 4-5 स्टेज होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। मियोसिस सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? हम लोग यहाँ पे देखेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। क्या देखेंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर कितने स्टेज होती हैं? टोटल 6 स्टेज होती हैं। कितनी होती हैं? 6 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज। दूसरी को बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज। थर्ड वाले को बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज। फोर्थ को बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज। और फिफ्थ को बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज। एंड लास्ट सिक्स्थ को बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर 6 स्टेज होती हैं: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। जो इंटरफेज होती है सबसे ज़्यादा टाइम तो यही ले लेती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम तो यही ले लेती है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होती है ना वो डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। वो बोलते हैं ना, कोई ना, जैसे कि बहुत ही बड़ा, आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप क्या करते हो? पहले मेकअप करते हो, तैयार होना पड़ता है ना, लड़कियां तो मेकअप करती हैं। हर कोई करता है आजकल, तो लड़के भी करते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, मतलब इंटरफेज को अब क्या होना है, अब मतलब अभी क्या होना है, सेल को डिवाइड होना है, तो इंटरफेज वाली प्रोसेस होगी उसके अंदर, तो वो प्रिपेयर हो रही होती है, यहाँ पे तैयार हो रही होती है। ठीक है,
नेक्स्ट कौन सी स्टेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये सारे के सारे स्टेज है ना, इन स्टेजेस का एक नाम रख दिया गया है और इसको बोलते हैं हम लोग एम फेज। ठीक है, एम फेज। एम फेज बोले तो माइटोसिस फेज। ठीक है, ये जो एम फेज होती है ना, यहाँ पर ही एक्चुअल डिवीजन होता है, यहाँ पर ही एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, यहाँ पर ही एक्चुअल डिवीजन होता है। यहाँ पे तो कुछ डिवाइड हुई नहीं, बस तैयार हुई है डिवाइड होने के लिए। लेकिन जो ये जो प्रोफेज, बाकी के जितने भी जो फेजेस है ना, इन सारी फेजेस को मिला के एक नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं एम फेज। और यहाँ पे एम का मतलब होता है माइटोसिस। ठीक है, और इस एम फेज के अंदर ही एक्चुअल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 सेल टेक्स 24 आवर्स। कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स फॉर डिवीजन। ठीक है, एक सेल को 24 आवर्स मतलब 24 घंटे लगते हैं एक सेल को डिवाइड होने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने पीछे क्या कहा कि 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज ही ले लेती है, मतलब उसको तैयार होने में इतना समय लगता है, तब तक पार्टी भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो सिर्फ इंटरफेज वाली स्टेज ही ले लेती है तैयार होने के लिए, और जो बचा 1 घंटा, उस 1 घंटे के अंदर एम फेज होती है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये सारे की सारी स्टेज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है ना, और इस एम फेज में भी सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? प्रोफेज वाले स्टेज लेती है, लॉन्ग लास्टिंग है ये। ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग नहीं, लॉन्ग टेकिंग स्टेज है ये। मैंने क्या बोल दिया, लॉन्ग टेकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बन जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम लगाने वाली स्टेज कौन सी है? लॉन्ग टेकिंग स्टेज। ठीक है, तो वो इंटरफेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, एम फेज की बात कर रहे हैं। तो एम फेज के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली स्टेज कौन सी है? वो है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। और सबसे शॉर्ट शॉर्ट टेकिंग स्टेज कौन सी है? तो वो है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्या है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ इंटरफेस के अंदर तो क्या होती है, वो सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही होती है, बस उससे और कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो उसे हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग सीधा पढ़ेंगे क्या? प्रोफेज। क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज, सेकेंड वाले स्टेज। ठीक है, अब होता क्या है देखो, मैं समझाती हूँ। ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारी सेल। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। मुझे हिंदी नहीं लिखनी आती है अच्छे से, देख लेना आप लोग। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसे हम लोग सिर्फ केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम्स पड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैंने ये मात्रा सही लगाई नहीं लगाई, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है सेल। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, जिनको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। एक नॉर्मल सेल ऐसी सेल होती है, लेकिन प्रोफेज के अंदर क्या होता है? इस प्रोफेज वाले स्टेज में क्या होने लग जाता है? ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है, इसके बाहर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है। हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना सकते अभी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना सकते। और ये क्या है हमारी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है, इस तरीके से सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल होती है, और ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। जब प्रोफेज नहीं हुआ था
तब तो हमारी सेल ऐसी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही प्रोफेज हो गया तब हमारी सेल ऐसी दिखने लग गई। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोफेज वाले स्टेज होती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? डिसअपियर होने लग जाती है। और यही क्या है? लॉन्ग टेकिंग स्टेज है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब होता क्या है, प्रोफेज में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि प्रोफेज के अंदर होता क्या है, तो मैंने बता दिया सिर्फ एक ही काम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने का, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाली स्टेज होती है क्या? थर्ड वाली स्टेज होती है मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स क्या करने लग जाते हैं? सिकुड़ने लग जाते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे क्रोमोसोम्स अगर सिकुड़ने लग जाएंगी तो क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर जगह ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है ना, वो कौन से स्टेज में की जाती है? तो वो मेटाफेज में की जाती है, ठीक है ना। कौन से स्टेज में? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हेयर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, ठीक है। आगे समझ में? तो क्रोमो मेटाफेज वाले स्टेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स का, गुणसूत्रों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब संकुचन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं संकुचन, ठीक है, संकुचन बोलते हैं। नेक्स्ट फेज कौन सी है? एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, जैसे कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या करने लग जाते हैं? ये अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं। दो क्रोमोसोम इधर आ गए, अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, न्यूक्लियस के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये अलग अलग आ गए ना, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे? पोल बोल देंगे, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइग्रेशन हो गया इनका। यहाँ पे क्या हो गया? माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का क्या? ओ शिट, मैंने ध्यान नहीं दिया, ब्लर आ रही थी अभी, ठीक है। हाँ, माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, पहले ये क्रोमोसोम्स चारों के चारों साथ में थे, लेकिन अब जो ये ऊपर वाला पेयर होता है ये अलग चला जाता है, और नीचे वाला पेयर होता है वो अलग चला जाता है, और अपने ये न्यूक्लियस के अंदर ही पोल बना लेते हैं। कहते हैं ना साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो इन्होंने भी अपने पोल बना लिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पर ही आ सकता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का क्या हो गया है? स्प्लिटिंग हो गई है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या कर गए हैं? स्प्लिट कर गए हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो एनाफेज के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जुदा हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है ठीक है। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है? टीलोफेज में क्या होता है? जो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी ना, देखो ये क्या है? सेल है, ये क्या है? न्यूक्लियस है ना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ही दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, क्योंकि ये दो दो क्रोमोसोम्स थे, ये अलग अलग सेल अलग अलग डिवाइड हो गए, तो ये वाले क्रोमोसोम्स अलग न्यूक्लियस बना लेंगे, और ये वाले अलग न्यूक्लियस बना लेंगे। और जैसे कि ये वाला ऊपर प्रेजेंट था, ये यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियस में हो गए, और इसी ने अपने चारों तरफ क्या बना ली? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली। ये भी यहाँ पे अलग अलग थे, और इसने भी अपने चारों तरफ क्या बना ली? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो रीअपियरिंग हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीअपियरिंग, रीअपियरिंग, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या आ गई है? वापस से आ गई है। जो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली गई थी, अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई है, ठीक है। वो अलग बात है कि उस वाले न्यूक्लियस में नहीं आई, वो अलग अलग जब स्प्लिट होके क्रोमोसोम्स स्प्लिट हुए, फिर उसके बाद में जो न्यूक्लियस उन्होंने बनाया उस न्यूक्लियस के अंदर आ गई है। तो ये कैसे भी आओ, लेकिन आ तो गई ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? ये जो साइटो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। और ये जो काइनेसिस का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन,
ठीक है, क्या होता है? डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे ये स्टेज खत्म हो जाती है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें से क्वेश्चन अगर ये आता है कि मियोसिस की, सॉरी, माइटोसिस की जो लास्ट स्टेज होती है सेल डिवीजन की, वो कौन सी होती है? तो वो होती है साइटोकाइनेसिस। शॉर्ट टेकिंग स्टेज कौन सी होती है? साइटोकाइनेसिस। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्रोमोसोम्स की स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो वो करते हैं मेटाफेज के अंदर, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कहाँ पे हो जाती है? प्रोफेज के अंदर। रीअपियर कहाँ पे होती है? एनाफेज के अंदर, सॉरी, टीलोफेज के अंदर। माइग्रेशन कहाँ पे होता है क्रोमोसोम्स का? वो पोल्स कहाँ पे बनाते हैं? तो वो कहाँ पे बनाते हैं? एनाफेज में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक मिनट रुको, कुछ नहीं। मैं अगली वीडियो में क्या तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा साइटोलॉजी का जितना भी था वो मैंने सारा करवा दिया है। शायद 7 या फिर 8 पार्ट हो गए हैं। ठीक है ना। अब अगले वाले में हम लोग क्या तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, या फिर हम लोग साइटोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि साइटोलॉजी की थ्योरी भी ख़त्म और उसके क्वेश्चंस भी ख़त्म। फिर एक टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और उसको आप रिवाइज़ करना चाहो तो कर लेना। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। सो टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।